जय हिंद। एपेक्स करियर सेंटर में आप सभी के लोगों को स्वागत है। आज से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम लोग अध्ययन करेंगे। जो भूगोल का आज विषय लेकर आया हूँ, अपवाह तंत्र। और अपवाह तंत्र के बारे में फुल्ली एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जो 11th क्लास में एनसीईआरटी की किताबों में दी हुई है। अपवाह तंत्र, पहले अपवाह के बारे में जानेंगे। अपवाह क्या होता है? अपवाह कोई नदी है और नदी अपनी निश्चित मार्ग से प्रवाहित हो रही है, उसी को अपवाह कहते हैं। जैसे ये नदी अपनी एक निश्चित मार्ग से प्रवाहित हो रही है, इसी को हम लोग अपवाह कहते हैं, जो अपनी रास्ता को न बदले। कुछ लिख लीजिए अपवाह के बारे में। कोई निश्चित मार्ग से नदी के जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। अपवाह कहते हैं। दूसरा पॉइंट आता है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र जैसे एक मुख्य नदी हो गई, ये मुख्य नदी हो गई, और एक मुख्य नदी की बहुत सारी सहायक नदियां होती हैं। और मुख्य नदी सहायक नदी के पूरे जाल एक की तरह एक निर्माण कर देती है। इसी जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। अपवाह तंत्र कहते हैं। इससे मुख्य नदी प्रवाहित हो रही है, और मुख्य नदी की बहुत सारी सहायक नदियां भी होती है, जो दाएं तट से आकर मिलती है, बाएं तट से आकर मिलती है, और जो पूरा संपूर्ण एक जाल का निर्माण कर देती है, उसी को कहते हैं अपवाह तंत्र। तो कुछ लिख लीजिए अपवाह तंत्र में भी। मुख्य नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए अपवाह जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। जब मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा संपूर्ण एक जाल का निर्माण कर देती है, तो उससे कहते हैं अपवाह तंत्र कहते हैं। एक पॉइंट आता है उद्गम। या इसी को कहते हैं स्रोत। जब नदी का जन्म स्थान होता है, जिस स्थान से नदी का जन्म होता है, उसी स्थान को उद्गम बोल देते हैं। लिखिए, जिस स्थान से नदियों का जन्म होता है, उसे उद्गम कहते हैं। जहाँ से नदी निकलती है या जिस स्थान से नदी का जन्म होता है, उस स्थान को उद्गम स्थान बोल देते हैं। अगला एक पॉइंट आता है मुहाना।
या इसी को बोल देते हैं मुख। अगर कोई नदी जन्म लेती है और अपने रास्ते जब उनकी खत्म हो जाती है नदी की, तो कहीं वो सागर में मिल जाएगी या झील में मिल जाएगी, तो उसी स्थान को मुहाना बना देती है। तो लिखिए जिस स्थान पर, या इसे लिखिए कोई नदी जब कोई नदी जिस स्थान पर नदी किसी झील या सागर से मिल जाती है उसे मुहाना या मुख कहते हैं। समझ गए? अपवाह, जब नदी अपने एक निश्चित मार्ग से प्रवाहित होती है तो उसे अपवाह कहते हैं। और अपवाह तंत्र, जब नदी जो होती है और एक मुख्य नदी हो गई और उसकी बहुत सारी सहायक नदियां आकर मिल जाती है, तो पूरे क्षेत्र को अपवाह तंत्र कहते हैं। जिस स्थान से नदी का जन्म होता है उस स्थान को स्रोत या उद्गम बोलते हैं, और जहां नदियां किसी सागर या झील से मिल जाती है तो उस स्थान को मुहाना या मुख बोलते हैं। अब अगला पॉइंट आता है इसमें, जल संभर क्षेत्र। जल संभर क्षेत्र, ये सारे टॉपिक एनसीईआरटी में मिलेंगे। क्लास 11th का अपवाह तंत्र चैप्टर देखिए, उसमें सारे पॉइंट मिलेंगे। जल संभर क्षेत्र, जल संभर क्षेत्र के आधार पे भारत की नदियों को 3 भागों में पहले बांट दिया गया है। लिख लीजिए, जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणी को 3 भागों में विभक्त किया गया है। विभक्त किया गया है, 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग को कहते हैं प्रमुख नदी द्रोणी, नदियों द्रोणी। दूसरा है मध्यम नदियों द्रोणी, और तीसरा पॉइंट जो है बोलते हैं लघु नदियों द्रोणी। ये 3 भागों में बांटा गया है, प्रमुख नदी द्रोणी, मध्यम नदी द्रोणी और लघु नदी द्रोणी। ये 3 भागों में भारत की नदियों को बांटकर पढ़ते हैं हम लोग। प्रमुख नदी द्रोणी जो है, जिसका अपवाह तंत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर तक हो, और इसमें कुल 14 नदी आती हैं। भारत की
14 नदियां आती हैं और इसमें भारत की 14 नदियां हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, तापी, माही, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी इत्यादि। ये 14 नदियां आती है प्रमुख नदी द्रोणी में। भारत की 14 नदियां आएंगी जिसका अपवाह क्षेत्र जो है 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो। 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो और इसमें भारत की 14 नदियां आती है। और मध्यम वर्ग क्षेत्र में देखिएगा मध्यम द्रोणी जो आती है मध्यम नदी द्रोणी में, जिसका अपवाह क्षेत्र, जिसका अपवाह तंत्र कर दीजिए, जिसका अपवाह तंत्र 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच हो। इसमें भारत की 44 नदियां आती है, नदियां आती है। अगर एग्जाम्पल में देखिएगा भारत की तो एक कालिंदी नदी है, कालिंदी नदी, पेरियार नदी और एक मेघना नदी। इसी तरह 44 नदियां हैं जिसका अपवाह क्षेत्र 2,000 से लेकर 20,000 के बीच हो तो उसे कौन सा क्षेत्र में हम लोग डालेंगे? मध्यम नदी द्रोणी में डालेंगे। और भारत की इसमें 14 नदियां आती है, 44 नदियां आती है, जिसमें कालिंदी नदी, पेरियार नदी, मेघना नदी ये सब आती है। लघु नदी द्रोणी में देखेंगे जिसका अपवाह क्षेत्र, जिसका अपवाह तंत्र 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम हो और इसमें जो अधिकतर आती है, इसमें अधिकतर न्यून वर्षा वाली नदियां आती है। जहां कम बारिश होगी उस नदी में कम जल होगा और ऐसी नदियां भारत में सबसे ज़्यादा है। इसलिए लिख दिए कि भारत में सर्वाधिक नदियां लघु क्रम की है, इसी क्रम की है, लघु नदी द्रोणी की है। तो जल संभर क्षेत्र के आधार पर भारत की नदियों को 3 भागों में बांट देते हैं। एक प्रमुख नदी द्रोणी के रूप में, दूसरा मध्यम नदी द्रोणी और तीसरा लघु नदी द्रोणी। जो प्रमुख नदी द्रोणी है उसका जो अपवाह तंत्र होना चाहिए 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होना चाहिए और इसमें भारत की 14 नदियों को शामिल किया गया है, जैसे गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, तापी नदी, माही नदी। और मध्यम नदी द्रोणी में 44 नदियों को भारत की रखी गई है और इसमें 2,000 से लेकर 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच होना चाहिए। और लघु नदी द्रोणी में 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम। और इसमें अधिकतर नदियां जो है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ही पाई जाती है। अगला पॉइंट अब देखेंगे भारत की नदियां के बारे में पढ़ेंगे।
भारत की नदियां, हेडिंग लगाइए, भारत की नदियां। भारत की नदियों को भी दो वर्गों में बांट देंगे, पहले सुविधा होगी हमें। एक हिमालय से निकलने वाली नदी है, हिमालय से निकलने वाली नदियां। दूसरा प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। भारत की नदियों का जो अध्ययन करेंगे हम लोग दो रूपों में करेंगे, हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय पठारों से निकलने वाली नदियां। अब हिमालय से निकलने वाली नदियों को भी हम लोग दो वर्गों में बांट देंगे। पहला अरब सागर में गिरने वाली नदी, अरब सागर में गिरने वाली नदी, और दूसरा है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। मतलब कि हिमालय से निकलेगी, हिमालय से नदियां निकलेगी और वो अपना मुहाना कहाँ बनाएगी, अरब सागर में। हिमालय से निकलेगी और अपने मुहाना कहाँ बनाएगी, बंगाल की खाड़ी में। वैसी नदियों का अध्ययन हम लोग करेंगे। अरब सागर में जो गिरने वाली नदी है, जो हिमालय पर्वत से निकलती है, मात्र एक नदी है और उस नदी का नाम है सिंधु नदी, सिंधु नदी, जो हिमालय पर्वत से निकलेगी और मुहाना कहाँ बनाएगी, अरब सागर में जाकर बनाएगी। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली दो नदियां हैं जो हिमालय पर्वत से निकलती है, एक गंगा नदी और दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा नदी हिमालय से निकलती है और मुहाना अपनी बंगाल की खाड़ी में बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी भी हिमालय से निकलती है और मुहाना कहाँ बनाती है, बंगाल की खाड़ी में बनाती है। अब प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों को भी देख लेंगे हम लोग। तो प्रायद्वीपीय पठार से भी जो नदियां निकलती हैं, इसे भी दो वर्गों में हम लोग बांट लेते हैं। एक अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और दूसरा है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अब अरब सागर में कौन कौन सी नदी निकलती है, गिरती है, जो प्रायद्वीप से निकलती है, वो देख लेंगे। और बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है, वो देखेंगे। और ये क्रम से नदियां हैं। जो बंगाल की खाड़ी में अपनी मुहाना बनाएगी, वो क्रम से हम लिखते हैं। सबसे पहले जो है हुगली नदी, इसके बाद है स्वर्ण रेखा, इसके बाद है वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा है, कृष्णा के बाद पेन्नार, पेन्नार के बाद है कावेरी, कावेरी के बाद है वैगई। इतनी सारी नदियां, और ये सारों क्रम से है, ये उत्तर से दक्षिण की क्रम से है, उत्तर से दक्षिण क्रम से है यह नदी। अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में देखेंगे।
सबसे पहले जो नदी है वो लूनी नदी है। लूनी नदी के बाद साबरमती नदी। साबरमती के बाद है आपकी माही नदी। माही के बाद है नर्मदा नदी। नर्मदा के बाद तापी नदी। तापी के बाद आपका है मांडवी नदी। मांडवी के बाद जुआरी नदी। जुआरी के बाद शरावती नदी। शरावती के बाद भरत पूजा। ये इतनी प्रमुख नदियां हैं जो प्रायद्वीप की पठार से निकलती है और अरब सागर में मुहाना बनाने वाली लूनी नदी, साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी, मांडवी नदी, जुआरी नदी, शरावती नदी और भरतपूजा नदी। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं, हुगली नदी है, इसके बाद आपको स्वर्णरेखा नदी है, बैतरनी नदी है, ब्राह्मणी नदी है, महानदी है, महानदी के बाद गोदावरी है, कृष्णा है, पेन्नार है, कावेरी है और बैगई है। ये नदियां का फॉर्मेट है। फिर आगे नदियां के एक एक क्रम करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले सिंधु नदी से शुरू करेंगे, गंगा की नदियां, फिर ब्रह्मपुत्र की नदियां पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की नदियां के बारे में अध्ययन करेंगे। एक छोटा सा पॉइंट और है, उसे भी आप लोग नोट कर लें। भारत की नदियां भारत की नदियां में तीन नदी जो है पूर्ववर्ती है। तीन नदी जो है पूर्ववर्ती है। तीन नदी पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती का मतलब होता है हिमालय का जब उत्पत्ति नहीं हुआ था उससे पहले ये नदियां तीनों प्रवाहित हो रही थी। और ये कौन कौन सी नदी हैं तीनों, वो देख लीजिए। सबसे पहले जो है सिंधु नदी, ये हिमालय की उत्पत्ति से पहले की है। और सिंधु नदी के बाद जो है अगली नदी सतलज नदी। और सतलज नदी के बाद एक तीसरी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीनों नदियां जो है हिमालय की उत्पत्ति से पहले ही से प्रवाहित हो रही है। और ये तीनों नदियां जो है भारत में जब प्रवेश करती है तो भारतीय क्षेत्र में एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है। उस गार्ज का नाम है, जो सिंधु नदी निर्माण करती है, गिलगित गार्ज, या इसी को कह देते हैं सिंधु गार्ज। और ये गिलगित के समीप में निर्माण करती है। सतलज नदी जो है जिस गार्ज का निर्माण करती है उस गार्ज का नाम है शिपकिल्ला गार्ज। और ये हिमाचल प्रदेश में निर्माण करती है, हिमाचल प्रदेश में बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो गार्ज का निर्माण करती है उस गार्ज का नाम है दिहांग गार्ज। और ये अरुणाचल प्रदेश में। ये तीनों पूर्ववर्ती नदियां जो है, अक्सर पूछा जाता है कि सतलज नदी किस गार्ज का निर्माण कर भारत में प्रवेश करती है, चाहे सिंधु नदी किस गार्ज का निर्माण कर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, और किस ब्रह्मपुत्र नदी किस गार्ज का निर्माण कर भारत में प्रवेश करती है। ये अक्सर प्रश्नों में आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे किसी भी आप स्टेट का दे रहे हों, या आप PCS का दे रहे हों, या आप वनडे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप तैयारी कर रहे हो। सभी में यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आने की बहुत अधिक संभावना रहती है।
इसके बाद एक देखेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में कुछ अध्ययन कर लेते हैं। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। देखिए सिंधु नदी तंत्र की जो मुख्य धारा है सिंधु नदी ही है। सिंधु नदी तंत्र की जो मुख्य धारा है सिंधु नदी है, सिंधु नदी है। और सिंधु नदी की बाएं तरफ से और इसकी बाईं तरफ से मिलने वाली जो 5 नदियां हैं, नदियां का क्रम इस प्रकार है। सिंधु नदी तंत्र की जो 5 नदियां हैं वो क्रम से जो बताते हैं। यहाँ पे नदी का नाम लिख लीजिए और ये स्थान कहाँ से निकलती है उसके बारे में। सबसे पहले सिंधु नदी को देख लेंगे। सिंधु नदी का उद्गम बोखर-चूज ग्लेशियर से होता है, बोखर-चू ग्लेशियर। और ये कहाँ पड़ता है? तिब्बत में, तिब्बत में पड़ता है बोखर-चू ग्लेशियर। दूसरा जो है झेलम नदी, झेलम नदी, और ये निकलती है बारालाचाला दर्रा से। झेलम नदी जो है शेषनाग झील से निकलती है, शेषनाग झील से, और ये पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। अगला जो है चिनाब नदी। चिनाब नदी जो है बारालाचाला दर्रा से निकलती है, बारालाचाला दर्रा से निकलती है, और ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। अगला जो है रावी नदी, जो है रावी नदी निकलती है, ये रोहतांग दर्रा से, रोहतांग दर्रा से, ये भी जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद ब्यास नदी जो है रोहतांग दर्रा के पास ही ब्यास कुंड पड़ता है, ब्यास कुंड, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है। इसके बाद जो है आखिरी नदी जो है सतलज नदी, सतलज नदी। और सतलज नदी का उद्गम स्थान जो है राकस ताल, राकस ताल, या इसी को कह देते हैं राक्षस ताल, और ये पड़ता है तिब्बत में। ये सिंधु की नदी की तंत्र है जो बाएं तरफ से मिलती है, और यही सिंधु नदी 5 नदियां जब मिठान कोस्ट के पास मिलती है तो पंचनद के नाम से जानी जाती है। ठीक है, आज यहीं तक समाप्त करते हैं। कल से हम लोग एक एक नदियां के बारे में पढ़ेंगे, सिंधु नदी के बारे में, झेलम नदी के बारे में, चेनाब नदी के बारे में, आगे क्रम से पढ़ते चलते हैं। ठीक है, जय हिंद।